मॉर्निंग स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, आज क्लास में मैं आप लोगों को भौतिक विज्ञान के अंतर्गत प्रकाश के अपवर्तन संबंधी महत्वपूर्ण बिंदु और स्मरणीय तत्व अर्थात पॉइंट टू रिमेंबर की जानकारी दूंगा। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, सुने, समझें। इसके पहले मैंने आप लोगों को प्रकाश के अपवर्तन संबंधी नियम की जानकारी दी थी कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, विरल माध्यम और सघन माध्यम क्या था। आज की वीडियो के बाद मैं आप लोगों को क्या जानकारी दूंगा, मैं वीडियो के अंत में इसको बता दूंगा। डियर स्टूडेंट, देख लीजिए कि प्रकाश में होता क्या है। स्मरणीय तत्व, पॉइंट्स टू रिमेंबर। एक नियम होता है प्रकाश के व्युत्क्रमणीयता का नियम। प्रकाश व्युत्क्रमणीयता के नियम का पालन करता है। अतः जब कोई प्रकाश कण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो दूसरे माध्यम में पहले माध्यम में आने के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो हम कहेंगे नंबर 1, प्रकाश व्युत्क्रमणीयता के नियम का पालन करता अर्थात एक माध्यम के सापेक्ष वन इंटू एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक वन इंटू का दूसरे माध्यम के सापेक्ष प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक 2n1 के विक्रम होता है। अतः 1 इंटू इक्वल 1/2n1 या 1 इंटू 2n1 इक्वल 1। इसी प्रकार यदि माध्यम 3 हो, 3 माध्यमों के लिए इसी प्रकार 3 माध्यमों के लिए 1 इंटू 2n3 सॉरी 2n3 इंटू 3n1 इक्वल 1। इसी प्रकार यदि माध्यम 4 है, यदि 4 माध्यम हो तो क्या होगा 1 इंटू 2n3 3n4 इंटू 4n1 इक्वल 1। ये इसका लॉजिक। स्मरणीय तत्व में नंबर 1 लिखा है प्रकाश व्युत्क्रमणीयता के नियम का पालन करता है। अर्थात एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1 इंटू दूसरे माध्यम के सापेक्ष प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक 2n1 के व्युत्क्रम होता है। अतः 1 इंटू इक्वल 1/2n1 या 1 इंटू 2n1 इक्वल 1। इसके बाद 3 माध्यमों के लिए है और 4 माध्यमों के लिए ये। अगला लॉजिक है दूसरा नियम कि निर्वात को मानक माध्यम माना जाता है। निर्वात को मानक माध्यम माना जाता है और निर्वात या वायु का अपवर्तनांक सदैव 1 होता है। इसके अतिरिक्त अन्य माध्यमों का अपवर्तनांक सदैव 1 से अधिक होता है। इस पॉइंट को भी आप राइट डाउन कर लीजिए। नंबर 2, निर्वात या वायु माध्यम को मानक माध्यम माना जाता है और
जिसका अपवर्तनांक सदैव एक होता है। इसके अतिरिक्त शेष अन्य माध्यमों का अपवर्तनांक इसके अतिरिक्त शेष अन्य माध्यमों का अपवर्तनांक सदैव एक से अधिक होता है। ये है दूसरा नियम। तीसरा क्या है? तीसरा नियम ये है कि आप लोगों ने देखा होगा जब बल्ब में कम इलेक्ट्रिक वोल्टेज फ्लो होता है तो शुरुआत में जो उसका फिलामेंट होता है वो रेड कलर का होता है, और यदि वोल्टेज की सप्लाई ज्यादा हो रही है तो फिलामेंट अपना कलर चेंज करता है, रेड से येलो में आता है, येलो से जब ज्यादा वोल्टेज की सप्लाई होने लगती है तो उसका रंग बदल जाता है। अर्थात तो जो इसका ताप अगर बढ़ता है तो माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ता है। अगला लॉजिक है, ताप बढ़ाने पर माध्यमों का अपवर्तनांक बढ़ता है। जैसे शुरू में टेम्परेचर कम होता है तो रेड कलर होता है, टेम्परेचर और बढ़ गया येलो कलर हो गया, और टेम्परेचर बढ़ गया तो आपका श्वेत तप्त हो जाता है। इस प्रकार आप व्यवहारिक जीवन में देख सकते हैं, लोहा जो अपनी भट्टी में लोहे को पिघला करके उसका आकार बदलता है। विभिन्न प्रकार के हथियार जो किसान अपने यूज में लेते हैं, जैसे हथिया है, फावड़ा है, कुदाल है, कुल्हाड़ी है, छेनी है इत्यादि, इनको जब लोहा अपनी भट्टी में गर्म करता है तो टेम्परेचर पहले कम होता है, ताप कम होता है तो उसका रंग रेड होता है, और फिर ताप अगर बढ़ा तो येलो, फिर अगर ताप बढ़ा तो ऑरेंज, फिर अगर ताप बढ़ा तो इस प्रकार उसका कलर चेंज हो जाता है। यहाँ करने का ताप लाने पर माध्यमों का अपवर्तनांक बढ़ता है। दूसरी बात यह है कि माध्यमों का अपवर्तनांक ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, तो अगर अपवर्तनांक ज्यादा है तो माध्यम सघन होगा, और अगर माध्यम सघन है तो उस माध्यम में तरंग का वेग कम होगा। तो ताप बढ़ाने पर माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ता है। नंबर 5, जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा कामा वो माध्यम उतना ही सघन होगा, और उस माध्यम में प्रकाश का वेग उतना ही कम होगा। जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा वो माध्यम उतना ही सघन होगा, और तरंग का वेग माध्यम में कम होगा। तो हम कह सकते हैं ताप बढ़ाने पर माध्यमों का अपवर्तनांक बढ़ता है, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होता है वो माध्यम सघन माध्यम होता है, और उस माध्यम में प्रकाश के तरंगों का वेग कम होता है। इस प्रकार अगला टॉपिक ये है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उस प्रकाश किरणों का चाल और तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, परंतु उसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। तो चाल और तरंगदैर्घ्य बदलने से ही उसका कलर भी बदलता है। कहने का मतलब तरंग का जो प्रकाश किरणों का जो कलर होता है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है, उसके चाल और तरंगदैर्घ्य पर निर्भर नहीं करता। क्योंकि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका वेग और तरंगदैर्घ्य बदलता है, आवृत्ति नहीं बदलती। तो अर्थात जो प्रकाश किरणों का रंग होता है वो आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो अगला पॉइंट, प्रकाश किरणों
रंग आवृत्ति पर निर्भर करती है, क्योंकि आवृत्ति पर निर्भर करती है तरंग दैर्घ्य और चाल पर नहीं, क्योंकि जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश किरणों का वेग v और तरंग दैर्घ्य लैम्डा परिवर्तित हो जाता है, परंतु आवृत्ति n या फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। यदि आपसे कोई पूछे प्रकाश किरणों का रंग किस पर निर्भर करता है, तो प्रकाश किरणों का रंग उत्तर होता है प्रकाश किरणों का रंग आवृत्ति पर निर्भर करता है। प्रकाश किरणों का रंग तरंग के वेवलेंथ और उसकी वेलोसिटी यानी स्पीड में, चाल में, तरंग दैर्घ्य पर निर्भर नहीं करती। लेकिन जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो माध्यम के अपवर्तनांक के कम ज्यादा होने से माध्यम सघन और विरल होता है, और हम जानते हैं कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है। अर्थात 1 and 2 एक माध्यम सापेक्ष दूसरे माध्यम का प्रकाश इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल v1 अपॉन v2 इक्वल लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। ये है इसका एक फार्मूला, अभी भी हमारे ये काम आएगा। अगला क्या नियम है उसको भी आप देख लीजिए। सब स्मरण तक की बातें चल रही, इनको आप अच्छे देखिए, अच्छे समझिए। अगला है प्रकाश में वायु को मानक माध्यम माना जाता है, तो प्रत्येक माध्यम को वायु के सापेक्ष ही नापा जाता है। यदि कोई माध्यम सापेक्षता का नहीं दिया है तो उसको वायु के सापेक्ष ही नापा जाएगा। तो कह सकते हैं वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक या कांच का अपवर्तनांक तो इसका संकेत क्या लिखेंगे? इसका संकेत लिखेंगे AN। देख लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा है कांच का अपवर्तनांक, सापेक्षता का कोई दूसरा माध्यम नहीं दिया हुआ है। तो जब सापेक्षता का कोई माध्यम न दिया हो तो उसको सदैव वायु के सापेक्ष में नापा जाता है, निर्वात के सापेक्ष नापा जाता है। यहाँ पर मैंने दिया है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक या फिर केवल कांच का अपवर्तनांक, इसका संकेत क्या बनेगा? GN। दूसरा है जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक या वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, इसका क्या संकेत बनेगा? इसका बनेगा ANW। यहाँ पर मैंने लिखा जल का अपवर्तनांक। जल का अपवर्तनांक कहाँ से ये है कि जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष है, दोनों बातें लिखी है, या वायु के सापेक्ष। दूसरा आगे देखिए जाए कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक GNW। दूसरा क्या बन जाएगा? इसी का रिवर्स, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो जल के सापेक्ष है तो WNG। उन दोनों माध्यमों में एक माध्यम कांच और दूसरा माध्यम जल है। इस वाले में पहला माध्यम जल है और दूसरा माध्यम कांच है। तो हम कह सकते हैं
निर्वात या वायु को मानक माध्यम माना जाता है तो प्रत्येक माध्यम का जो सापेक्षता का अपवर्तनांक होता है वो वायु के सापेक्षी माना जाता है। यदि एक माध्यम न दिया हो तो उसे हम सदैव वायु के सापेक्षी नापेंगे। इस प्रकार हम लिख सकते हैं निर्वात या वायु को मानक माध्यम मानते हैं और सापेक्षता के अंतर्गत प्रत्येक माध्यम वायु के सापेक्षी नापा जाता है। यदि दूसरा माध्यम न दिया हो तो उसे हम वायु के सापेक्षी रखेंगे। इसके अंतर्गत विभिन्न संकेत किस प्रकार है। तीसरा, इसके बाद सबसे लास्ट का नियम है इसका भिन्नात्मक नियम। भिन्नात्मक नियम क्या है उसको भी आप देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है भिन्नात्मक नियम। भिन्नात्मक नियम, भिन्नात्मक नियम में एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक किसी माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कामा किसी माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कामा वायु के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक और वायु के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक का भागफल होता है। कामा वायु के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक तथा वायु के सापेक्ष प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष प्रथम माध्यम के अपवर्तनांक का भागफल प्रकाश संबंधी भिन्नात्मक नियम कहलाता है। प्रकाश संबंधी भिन्नात्मक नियम कहलाता है। उदाहरण के तौर पर यदि एक माध्यम यदि जल के सापेक्ष प्रकाश का अपवर्तनांक है तो क्या होगा। उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए, उदाहरण के तौर पर जल के सापेक्ष प्रकाश का अपवर्तनांक, पहला माध्यम यहाँ पर जल है और दूसरा माध्यम आपका प्रकाश है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वायु के सापेक्ष प्रकाश का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ये इसी का रिवर्स आप देख लीजिए, रिवर्स का मतलब विक्रम GNW का मतलब ये हो गया कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। एक माध्यम आपका कांच है, दूसरा माध्यम जल है, तो दूसरे माध्यम यानी वायु के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक और वायु के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 ये ऑलरेडी अपने में सूत्र है, लेकिन इस बात की चर्चा करते हैं कि भिन्नात्मक नियम के अंतर्गत विक्रम नियम कैसे छुपा हुआ है। यदि समीकरण 1 और समीकरण 2 का गुणा कर दें तो WmG गुणे GNW इक्वल AmG गुणे AmG अपान ANW गुणे ANW अपान AmG। तो इससे एक कैंसिल हो गया, इससे एक कैंसिल हो गया, तो WmG इंटू GNW इक्वल 1 या WmG इक्वल 1 अपान GNW। इस प्रकार भिन्नात्मक नियम से हम प्रकाश संबंधी व्युत्क्रम नियम की भी व्याख्या कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन क्रिएट हुआ हो, डाउट क्रिएट हुआ हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिर भी मैंने आप लोगों को अपना 100% दिया है और अगली वीडियो में मैं आप लोगों को इसी के अंतर्गत इससे संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स की जानकारी दूंगा। इसकी पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रकाश के अपवर्तन, विरल माध्यम, अपवर्तन के नियम और सघन माध्यम की जानकारी दी थी। इस वीडियो में पिछली वीडियो का लिंक दे रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक से पिछली वीडियो को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, आप अपना ख्याल रखो। मैं पढ़ाई करें।